हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो, इसके अलावा जो भी बच्चे ओलंपियाड के जो टेस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट, उसमें भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये बैच उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस बैच से आपको काफी मदद मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे और उन कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा जो डिस्काउंट है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं उनको देखा था, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखे थे। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो सैनिक स्कूल में हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम सीखने वाले हैं और शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और सही आंसर्स क्या होगा इसको भी जानने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और आपको भी ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, आपके पास में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए जिससे कि आप सारी चीजों को लिख सको। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस को लिखना है, यानी कि जो नोट्स हैं वो आपके खुद के होने चाहिए। पहली कंडीशन, खुद के नोट्स बनाना है, पीपीटी के भरोसे नहीं रहना है, पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है। स्क्रीनशॉट लेकर के केवल आप सोचोगे कि मैं लिख लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके अलावा बीच में छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपने कोई लेक्चर स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको कंप्लीट करना है। रिवीजन जरूर करना है, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए। इसके साथ साथ क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आपको करना है, उसको भी आपको करना है अपनी कॉपी के अंदर। होमवर्क डेली का डेली करना है और वीडियो देखते समय आपका फोकस कंप्लीटली स्क्रीन पे होना चाहिए। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया तो आप कहीं और चले गए, सोशल मीडिया पे आप मूव कर जाते हो बहुत जल्दी। इसके अलावा जो सिलेबस ट्रैकर है उसको फिल करना है और अगली क्लासेस में आने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आए। जैसे कि जो भी बच्चे अगर जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे तरीके से नहीं देखा होगा तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट ना कर पाए, समझ ना पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करना है जो कि हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सिखाई थी। और आपको पता है डे 1 से मैं आपको बोल रहा हूं, डे वन से मैं क्या बोल रहा हूं कि सिलेबस अपने साथ रखो। जब आप सिलेबस अपने साथ रखते हो ना तो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से पता होती हैं कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम ट्रेंड का भी एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बता दूं प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, 2 से 3 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, ये कंफर्म है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर रेशियो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और रेशियो हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो ये ट्रेंड है जो आपके आए हुए एग्जाम्स में और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आप समझ सकते हो 8 से 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंप्लीटली होने वाला है। अब जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, 7 नहीं है। क्लियर है? तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज को हम पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको नहीं, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 ही है, मैं 8 लिख रहा था। 8 हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, करेक्ट, ये सही लिखा हुआ था। चैप्टर नंबर 7 ही हम डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। अब देखिए ये जो हमारा सिलेबस है, मैं कहता हूं सिलेबस हमेशा अपने साथ रखो। क्यों? सिलेबस से ही तो पता लगता है कि हम कौन से चैप्टर पे हैं। जैसे अभी मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, मुझे लगा कि मैं 8 चैप्टर पढ़ा रहा हूं लेकिन 7 चैप्टर के हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और रेशनल नंबर हमने देखा, लीनियर इक्वेशन देखा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स देखे हैं, डाटा हैंडलिंग देख लिया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों देखे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सभी को हमने डिटेल्ड में देखा है। इसके अलावा कंपेयरिंग क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिए हैं और आज बारी है हमें देखने की कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं हम। तो आज इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं और आपको पता है कि आज हमारा 14th डे है। आज हम डे 14 पे आ चुके हैं और लगातार जो भी बच्चे डे 1 से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से ये बैच कंप्लीटली चल रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के डे 1 से फॉलो कर सकते हो मुझे और अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए जो बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, डे 14 में आ चुके हैं, उन सभी लोगों का वेलकम है डियर स्टूडेंट्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए
सबसे पहले मैं बोलता हूं बार बार, क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है। एक बारी तो आपकी मेहनत लगेगी, दूसरी बार जब आप रिवीजन करोगे तो आपको क्वेश्चन वहां पे नहीं लिखना होगा। एक बार की मेहनत होती है, एक बार अच्छे से नोट्स बनाने की होती है। एक बार जब आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो तो अगली बार अपने छोटे भाई बहन को भी वो नोट्स ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए अब यहां पे देखिए, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन और इसका आंसर्स भी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अरुण बॉट बाइंडर क्लिप एट द रेट ऑफ 6 रुपीज, he had sell them to rate of 5 rupees, find the lowest percentage on in this transactions। मैं मान लेता हूं, अपने मन से मान लेता हूं कि उसने जो बाइंडर क्लिप्स खरीदी हैं, उसने जो बाइंडर क्लिप्स खरीदी हैं वो 100 खरीदी हैं। हमने मान लिया कि उसने बाइंडर क्लिप 100 खरीदी। आप 10 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, जितना चाहे उतना मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मान लिया कि उसने जो बाइंडर क्लिप्स खरीदी हैं उसने 100 खरीदी हैं। लेट, हमने मान लिया कि जो उसने खरीदी हैं उसने 100 खरीदी हैं। कितनी खरीदी है? 100। अच्छा, जो उसने खरीदी है, जो उसका रेट है वो 6 रुपीज है। कितना है? 6 रुपीज है। तो अगर 6 रुपए की एक अगर क्लिप मिलती है तो 100 क्लिप खरीदने के लिए उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? उसको खर्च करने पड़ेंगे 600 रुपए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि उसने 600 रुपए खर्च किए हैं। बहुत आराम आराम से हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसने 600 रुपए तो खर्च कर दिए। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, ही हैड टू सेल देम एट द रेट ऑफ 5 रुपीज फॉर अ रुपीज। अब वो बेच जब रहा है ना तो 5 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। खरीद वो 6 रुपए में रहा है, बेच 5 रुपए में रहा है। सिंपल सी बात है, उसको लॉस होगा। यहाँ पे लॉस परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो अब बताइए, ये इसकी हो गई कॉस्ट प्राइस, मतलब 600 रुपए उसको ये चीज पड़ी। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी हो गई? 600 रुपए हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। अब उसने बेची, उसने क्या किया? बेचा। अब आपके पास टोटल 100 चीज थी, मैंने मान लिया था स्टार्टिंग में 5 रुपए के हिसाब से बेचा है उसने। तो कितने में बेचा उसने? 500 रुपए में बेचा है। ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, एसपी हो गया 500 रुपए। अब उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? देखिए, अगर कोई भी चीज ज्यादा दाम में खरीदी जाती है और कम दामों में बेची जाती है, उस कंडीशन में हमें लॉस होता है। तो यहां पे उसको लॉस कितना हुआ है? उसको लॉस जो हुआ है वो हुआ है 600 में से 500 को माइनस करोगे तो आप सिंपल कह सकते हो कि सर 100 रुपए का लॉस हुआ है उसको। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। और लॉस परसेंट का सिंपल सा रूल होता है, जितना भी लॉस हुआ है, यानी कि 100 रुपए का लॉस हुआ है, किस पे लॉस हुआ है? इस कॉस्ट प्राइस पे लॉस हुआ है, तो 600 इंटू 100 हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। तो इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 100 अपॉन 6। क्या ये और कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकता है। यहां पे आप देखोगे 2 से कैंसिल आउट करोगे 100 को तो ये 50 होगा और यहां पे हो जाएगा 3, 50 अपॉन 3%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉपी के अंदर इस चीज को लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, चीजों को समझेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपनी कॉपी के अंदर चीजों को नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। जब तक आप नोट डाउन करने की हैबिट नहीं बनाएंगे तो चीजों को आप सीख नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर बी, 50 अपॉन 30, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन देख रहे हो मेरे हाथों में, ये स्मार्टफोन देख रहे हो। मान लेते हैं कि स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो हर साल कम हो रहा है, ठीक है, और एक साल में इसकी प्राइस 40% क्या हो रही है? डिप्रिसिएट हो रही है, मतलब 40% कम हो जा रही है। मतलब आप ये समझ लो कि मान लो कोई चीज हमने अगर 100 रुपए की खरीदी है तो अगले साल वो 40% उसमें कम हो जाता है, यानी कि उसकी कीमत 60 रुपए की रह जाती है। फिर अगले साल जो कीमत कम होगी वो 60 रुपए पे होगी कम, फिर 40% उसका माइनस करोगे तो हमें बताना है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू 70,000 है। अभी जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 70,000 है, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर।
उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने ये जो क्वेश्चन है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि स्पीड तेज है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को लिखिए कॉपी के अंदर। नोटबुक के अंदर लिखना बहुत जरूरी है यार। एक बार जब आप नोटबुक के अंदर लिख लोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी? मान लीजिए कि आपने पूरे क्वेश्चंस लिखे हैं और ये सारे क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप पैटर्न्स देख पाओगे कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी तो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, फिर हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके, और सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हम करेंगे और लेकिन अभी हम केवल मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि मैथ्स का 50% वेटेज है। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की बारी भी आने वाली है। चलिए तो यहां पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। और स्मार्टफोन की कीमत हर साल 40% कम हो रही है, तो अभी उसकी जो प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस जो है उस स्मार्टफोन की जो प्रेजेंट प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस कितनी है? वो है 70,000। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू। अब एक साल में कितनी वैल्यू कम हो रही है? तो फर्स्ट ईयर में कितना कम होगा? तो 70,000 का 40% इसमें से माइनस कर दो, तो 40% सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे इसका। जब हम 40% फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 4 जा होता है 28। अब 1 2 3 28,000 ये माइनस हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में हम 70,000 में से 28,000 को माइनस कर देंगे फर्स्ट ईयर में हम। तो अभी एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 70,000 था ये, इसमें से माइनस कर दो 28,000 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा? देखिए 10 में से ये तो 0 0 और 0, फिर 10 में से अगर 70 में से 28 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 4, 42,000। यानी कि जो चीज 70,000 रुपए की थी उसका 40% अगर वो डिप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी कि वो मात्र बची 42,000 की। अच्छा 42,000 की बची। अब इस 42,000 पे सेकेंड ईयर 2 साल में फिर इसकी वैल्यू कम हुई है। तो इसमें हुआ क्या है कि नेक्स्ट ईयर अब जो एक साल बाद जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है? 42,000। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 42,000 है। कितनी है? 42,000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 42,000 है वैल्यू। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया और 2 साल बाद ही हमसे पूछा है। सेकेंड ईयर में भी इसमें हम 42,000 पे कितना कम कर देंगे? 42,000 पे 40% कम कर देंगे। तो ये 40% हमने कम कर दिया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और इसके अलावा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 2 जीरो। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो सेकेंड ईयर के बाद जो उसका प्राइस बचेगा उस 42,000 में से हमें 16,800 माइनस करना होगा। तो यहां पे अब देखिए जो उसकी वैल्यू बचेगी, करंट वैल्यू, अभी जो करंट वैल्यू तो इसकी इतनी थी, 2 साल बाद जो उसकी वैल्यू है, तो अभी जो वैल्यू है उसकी कितनी है? यहां पे हम माइनस कर देंगे। अभी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो हमें माइनस करना होगा 42,000 में से हम माइनस कर देंगे 16,800। माइनस कर दीजिए, ये होगा 0 और ये हो गया 0। अब 10 में से 8 गए तो बचेंगे 2। अब इसके अलावा यहां बचा 11, 11 में से अगर हम 6 को माइनस कर देते हैं तो 5 और यहां पे अगर देखें तो 3 में से 2 गए तो 1 गए तो 2, यानी कि 25,200 बचा 2 साल बाद इसकी कीमत। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए ताकि चीजें आपको क्लियर हो सकें कि हमें थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है। और बार बार मैं कहता हूं सबसे पहले कॉपी के अंदर क्वेश्चन को जब लिख रहे हो ना, जब भी आप कॉपी के अंदर क्वेश्चन को लिख रहे हो, आपको क्या करना है? क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते भी जाना है कि यार एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है,
कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं, कैसे आसान होगा ये क्वेश्चन मेरे लिए। तो क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली हैं। तो चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ते जा रहा हूं और आप इस चीज की एक्सप्लेनेशन को भी समझ सकते हो, आसान भी है समझना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिस्ट वॉच, a wrist watch with the MRP price of 15,000 is available in the two showrooms at the different offers। अच्छा, 5,000 रुपए की जो कलाई घड़ी है दो शोरूम में अलग अलग ऑफर में अवेलेबल है, और पहले एमआरपी पर 50% की जो डिस्काउंट है उसको देने के बाद वो 40% का और डिस्काउंट दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, 5,000 पर डायरेक्टली 80% का डिस्काउंट दे रहा है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। देखिए यहां पे दो अलग अलग शोरूम है, फर्स्ट एंड सेकंड वन। चीजों को ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है। दो यहाँ पे शोरूम्स हैं और दोनों शोरूम में अलग अलग कलाई घड़ी है, जिसमें कि 5,000 पे एक पहले 40% का ऑफर दे रहा है, फिर उस पर 50% का ऑफर दे रहा है। पहले एडिशनल 40%, फिर उसके बाद 50% ऑफर दे रहा है। तो हम कैसे ऑफर्स को समझ पाएंगे, ये इसके लिए मैं आपको बेसिक्स कैलकुलेशन समझाता हूं ताकि आप समझ पाओगे। देखिए इसमें दो शोरूम्स हैं। सबसे पहले कितने शोरूम्स हैं, दो शोरूम्स हैं। पहले वाले फर्स्ट वाले शोरूम की हम चीजों को समझने वाले हैं, उसके बाद हम सेकंड वाले शोरूम की चीजों को हम समझने वाले हैं। जो फर्स्ट वाला शोरूम है ना, उसका फंडा बहुत सिंपल है। सबसे पहले 5,000 पे वो डिस्काउंट दे रहा है। वो कितना डिस्काउंट दे रहा हूं, सबसे पहले 40% डिस्काउंट दे रहा है। 40% डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि वो 5,000 रुपए पे आप देखोगे तो वो 2,000 रुपए का डिस्काउंट, 5,000 पे जो वो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का दे रहा है, 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। ये पहला है। और उसके बाद बोल रहा है कि फिर से डिस्काउंट ले लो आप मुझसे इस 2,000 पे, यानी कि अब आपके पास अमाउंट कितना बचा, अब 5,000 की जगह पे 2,000 रुपए माइनस कर दो जो कि 40% था। तो आपको अब कितना बचा, यहाँ पे 3,000 बचा। अब 3,000 पे आपको फिर से वो डिस्काउंट दे रहा है, 3,000 पे फिर से वो डिस्काउंट दे रहा है 50% का। इस 3,000 पे फिर से 50% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 3,000 का 50% डिस्काउंट निकाल लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,500 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1,500 रुपए हो जाएंगे। अब 3,000 में से हम माइनस कर देते हैं 1,500, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,500। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आपको देने हैं 1,500 रुपीज। 5,000 की जो घड़ी थी उस पे आपको देना है 1,500 रुपए। लेकिन जो दूसरा शोरूम वाला है वो इसको अलग डायरेक्टली बोल रहा है कि भैया मैं डबल डिस्काउंट नहीं दे सकता, मैं डायरेक्टली आपको 80% का डिस्काउंट दे रहा हूं। यानी कि ये जो है वो 5,000 पे डायरेक्टली आपको 80% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि आप सिंपल में समझ सकते हो कि 40,000 हो गया, 4,000 का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि बात बहुत सिंपल है, 5,000 में से 4,000 रुपए को आप माइनस कर दो, यानी कि 5,000 में से 4,000 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है डायरेक्टली आपको। जब वो 4,000 का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो आप वो कितने की घड़ी बेच रहा है, वो 1,000 रुपए की घड़ी बेच रहा है। यानी कि इनके बीच का हमसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है। पहला शोरूम वाला डिस्काउंट देने के बाद 1,500 रुपए में बेच रहा है, दूसरा डायरेक्ट 80% डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 1,000 रुपए में। यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो 1,500 एक बेच रहा है और दूसरा 1,000 का बेच रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 500 रुपीज है। आपको बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। पहला वाला पहले 40% का डिस्काउंट दे रहा था क्वेश्चन में, उसके बाद वो 50% का डिस्काउंट दे रहा था। तो आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट 90% का डिस्काउंट, नहीं, वो फिर भी वो 1,500 रुपए में बेच रहा है। और ये जो है सेकंड वाला वो डायरेक्टली 80% का डिस्काउंट दे रहा था। तो ये डिस्काउंट दिया और फिर से जो अमाउंट बचा उस पर डिस्काउंट दिया। इसने फिर पहले डायरेक्टली 80% का डिस्काउंट दे दिया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 500 रुपीज है। कितना है, 500 रुपीज। कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए। तो ये आपका सॉल्यूशन है, इसको आपको नोट डाउन करना होगा, सीखना होगा और समझना भी होगा। आई होप कि सभी लोगों ने इस चीज को लिख लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं और इस क्वेश्चन को आप लिखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को लिखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बनेंगे अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सीखते हैं और कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, सीखिए और समझिए। राइट, आई होप कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा, दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। करेक्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ सर ये जो क्वेश्चंस आपने जिस फॉन्ट में लिखा हुआ है वो हमें प्रॉपर तरीके से विजिबल है। और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में से पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपकी स्टडी होगी वो इंग्लिश मीडियम में ही होगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को अभी से साथ में लेकर के चलना है। अगर आप अभी से साथ में लेकर के नहीं चलोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आगे चल करके सारी चीजें इंग्लिश में ही होती हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो अभी से इंग्लिश पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दें। अगर आप अभी से ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी चीजें। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैली बाइज सम चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर चॉकलेट। शी ऑल्सो बाय अ इक्वल नंबर ऑफ कैंडी एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर कैंडी। देखिए, जितनी चॉकलेट खरीद रही है उतनी ही कैंडी खरीद रही है, और उसने चॉकलेट पे 20% का प्रॉफिट बनाया है और कैंडी पे 8% का प्रॉफिट बनाया है। और जब दिन खत्म में लास्ट में अगर उसके पास देखा जाए तो उसने ओवरऑल 240 रुपए का प्रॉफिट बनाया है। तो हमें बताना है कि उसने कितनी कैंडी खरीदी थी, हमें यह बताना है कि उसने कितनी कैंडी खरीदी थी। क्वेश्चन आई होप कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। सबसे पहली चीज कि उसने चॉकलेट खरीदी 10 रुपए के रेट से। तो दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर आप देखोगे, ध्यान से समझोगे चीजों को, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। क्या इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, दो चीज है। एक तो है चॉकलेट। मैं ये मान लेता हूं कि उसने 10 चॉकलेट खरीदी। कितनी खरीदी? 10 चॉकलेट खरीदी। अच्छा, जितनी चॉकलेट खरीद रही है उतनी ही कैंडी खरीद रही है, यानी कि जो कैंडी है वो भी उतनी होगी, यानी कि 10 कैंडी होगी उसके पास। मैंने ये माना हुआ है, मैंने ये लेट किया हुआ है कि 10 खरीदी। 100 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, सबका तरीका वही होने वाला है। तो मैंने मान लिया कि 10 कैंडी उसने खरीदी। क्यों दोनों को एक जैसा क्यों माना है? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे बताया गया है कि जितनी चॉकलेट्स खरीद रही है उतनी ही कैंडी वो खरीद रही है। गाइस, लाइट तो चली गई है हमारी। अब डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी अब आ चुकी है, तो सबसे पहले तो हम लाइट ऑन कर लेते हैं और फिर क्लास को शुरू करते हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था कि सैली ने चॉकलेट्स खरीदी हैं और कैंडी खरीदी हैं। और एक चीज हमें बहुत ही क्लियर कट पता थी कि जितनी भी चॉकलेट उसने खरीदी हैं उतनी ही उसने कैंडी खरीदी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चॉकलेट है वो 10 हम मान लेते हैं और कैंडी को भी हमने 10 मान लिया। ओके, अब जो चॉकलेट का प्राइस था वो एक चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है, और इसके अलावा जो कैंडी का प्राइस वो 5 रुपए है। तो यहां पे हम दोनों का सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि जो चॉकलेट है उसका प्राइस आ चुका है 100। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 10 माना है, आप 20 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, लेकिन आंसर सेम आएगा। कैंडी को हमने 10 मान लिया, तो यहां पे जो कैंडी का प्राइस आ गया वो आ गया 50 रुपीज। बट एक यहां पे फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है कि अगर मैं ये बोल दूं क्वेश्चन में कि आप कुछ भी मान सकते हो, यहां पे x रख लो थोड़ी देर के लिए ताकि आपको चीजें समझ आ जाएगी। अगर यहां पे x है, यानी कि आप कुछ भी नंबर ऑफ जितने भी होंगे उससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हम 100x कर लेते हैं और इसको 50x कर लेते हैं। x इसलिए मान लिया क्योंकि आप कुछ भी मान सकते हो, इसलिए x उसके साथ में हमें कंटिन्यू कर रहा हूं।
अब इस क्वेश्चन में आगे जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज पता लग रही है कि जो चॉकलेट है उस पे वो 20% का प्रॉफिट बना रही है। ये जो चॉकलेट है, चॉकलेट पे वो कितना बना रही है? 20% का प्रॉफिट, और 8% का प्रॉफिट बना रही है कैंडीज पे। तो हम चॉकलेट का 20% और कैंडी का 8% फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज 100 है, इसका अगर 20% करोगे यानी कि हमें 20% फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? 20/100। और यहां पे आप देखोगे 20% बना रही है प्रॉफिट, यानी कि 20 रुपीज का प्रॉफिट बना रही है, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 120 रुपीज में वो सेल करेगी तो वो प्रॉफिट होगा। यानी कि हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर ली। किसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर ली? ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ चुकी थी। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस इसकी हो जाएगी 120। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस पे 20% का प्रॉफिट बना रही है, 20% का प्रॉफिट बना रही है इस चॉकलेट पे। अब कैंडी की बारी है, तो कैंडी पे 8% का प्रॉफिट है, तो 50 का हम 8% फाइंड आउट करेंगे। तो 50 का अगर हम 8% फाइंड आउट करते हैं तो ये 2 बार में कैंसिल और 2 4 जा 8, यानी कि 50 और प्लस 4 ये हो जाएगा 54 रुपीज। 8% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा कैंडी का, वो कितना हो जाएगा? 54 रुपीज। क्लियर है? 54 रुपीज। और इस पे क्या कर रही है वो? 8% का प्रॉफिट बना रही है, 8% का प्रॉफिट। यहां तक चीजें आपको समझ आ रही होगी। इतनी चीजें आपके क्वेश्चन में ही दी हुई थी। अभी तक हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्वेश्चन में हमें एक चीज बहुत क्लियर कट दी हुई है कि जो उसका प्रॉफिट है, एंड दैट प्रॉफिट इज 240। तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है। अब हम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस पे 100 रुपए था हमारा एक्चुअल, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 20 एक्स में साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी मान सकते हो। 4 रुपीज का प्रॉफिट इस पे हो रहा है, यानी कि 4x। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो है 240, तो यहां पे x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो ये हो जाएगा 24x इक्वल टू 240। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 240 अपॉन 24, यानी कि 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने माना हुआ था यहां पे 10 चॉकलेट, और x की वैल्यू अगर 10 है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि उसके पास नंबर ऑफ चॉकलेट स्टार्टिंग में 100 थी और उतनी ही कैंडी थी। मैंने माना 10, लेकिन उसके पास चॉकलेट कितनी थी? उसके पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स थी वो 100 थी। यानी कि इस बेसिस पे हम आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो। देखिए यहां पे दिव्या ने 10 में से 11 बुक्स खरीदी और 11 में से 10 पर बेच दी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन को मैं करता हूं। अगर 10 में मतलब दिव्या परचेस 11 बुक्स फॉर 10 रुपीज में खरीद रही 11 बुक्स, तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ना हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है, फिर हमें पता करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पता करना है। देखिए उसके पास में नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 11 है, टोटल 11 बुक्स है। इस 11 बुक्स में अगर हम ये कह दें कि 10 रुपए के हिसाब से अगर वो किताब खरीद रही है तो उसका जो प्राइस हो गया 110 रुपीज हो गया कॉस्ट प्राइस। ओके 110 रुपीज। बट एक फैक्ट है यहां पे, एक फैक्ट है। अगर मैं ये कह दूं कि वो 10 किताब ही खरीद रही है, वैसे तो 11 किताबें, 10 किताबों का जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10, यानी कि 100 रुपीज। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया 10 बुक्स का।
और यहां पे मैंने फाइंड आउट किया 11 बुक्स का। अब सेलिंग प्राइस पे आते हैं। उसने 11 बुक्स एंड सोल्ड ऑल बुक्स एट द 10 फॉर 11। उसने है ना 10 बुक्स बेची। यहाँ पे कितनी बुक्स बेच रही है? 10 बुक्स बेच रही है। ध्यान से समझना, अगर मैं ये मान लूं कि 11 बुक्स वो बेच रही है 11 रुपए पे, तो 11 बुक्स बेच रही है 11 के हिसाब से 11 रुपीज है ये। तो अगर वो पूरी बुक बेचेगी तो 121 हो गई। कितनी हो गई? 121 हो गई 11 के हिसाब से बेचेगी तो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 10 किताब ही बेचती है, 10 किताब ही बेचती है, तो उसका लॉस और लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 10 रुपए में खरीद रही हो, 11 रुपए में बेच रही है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से समझिए, 10 बुक्स बेच रही है वो और 10 बुक्स ही खरीद रही है, टोटल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए हमने देखा कि उसको टोटल तो उसने खर्चा किया 10 बुक्स पे 100 रुपए, ऐसा समझो, लेकिन जब वो बेच रही है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये हमें समझना होगा। जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा कि उस कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो यहां पे अगर डिफरेंस देखा जाए सारी बुक्स पे, यहां पे अगर हम डिफरेंस देखें यहां पे 10 का पूछा है, तो अगर डिफरेंस देखें तो 21 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 21 का आ रहा है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 21 का तो आ रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितने पे? हम 110 पे नहीं निकालेंगे, हमें 10 पे निकालना है, क्योंकि वो 10 बुक्स ही बेच रही है। इंटू 100, 21% इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 21%। अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमने डायरेक्ट एक ओवरऑल कैलकुलेशन कर दी पॉइंट में ना लिख करके। तो वो जो कैलकुलेशन आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आपकी आ रही है 21%। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन को आप समझ सकते हो और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि क्या होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स गुड्स इन मैथमेटिक्स। देखिए 72%। अच्छा, हम मान लेते हैं कि उस क्लास में टोटल 100% बच्चे थे। कितने थे? 100% बच्चे थे। इसमें से 72% गुड थे, इसमें से 72% बच्चे बहुत अच्छे थे। तो नॉट गुड वाले बच्चे कितने हैं परसेंटेज में? अगर मैं पूछूं तो आप कह सकते हो सर 100% टोटल था, टोटल को माइनस कर दो, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 28%। मतलब हमें 25% का 28% निकालना है। तो कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं गणित में ये हमें पता लग जाएगा। करेक्ट, हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहले तो कितने बच्चे अच्छे नहीं है मैथ्स में, हमने ये देखा कि परसेंट में 72 दिया हुआ था, 72% लोग अच्छे हैं। तो 28% लोग क्या हैं? अच्छे नहीं है। 28 या 18? यहां पे 28 होगा या फिर 18 होगा? नहीं, 28 ही होगा। और यहाँ पे 28% हम निकाल लेते हैं 25 का। 25 का डायरेक्टली 28% निकाल लो आप, 28/100। ये 25 से 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 72% लोग अच्छे हैं, परसेंट में ही सोचना है अगर परसेंट में चीजें चल रही हैं तो, यानी कि 28% लोग अच्छे नहीं है। तो जो अच्छे नहीं है उनका निकालना था, 25 टोटल था, उसका हमने जो अच्छे नहीं है यानी कि 28% उसका निकाल लिया, 7 आंसर आ गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो और बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे समझेंगे इन चीजों को। मैं एक बात बताता हूं आपको। आपने क्या, अगर मैं पूछूं कि सबसे जो चतुर जो जानवर है वो कौन है? वो लोमड़ी है। क्या लोमड़ी को जंगल का राजा बनाया जा सकता है? नहीं। सबसे बलशाली कौन है? हाथी। क्या उसको जंगल का राजा बनाया जाता है? नहीं, जंगल का राजा तो शेर होता है। और शेर के पास में दोनों चीजों का बैलेंस है,
बल भी है और बुद्धि भी है। तो आपको अपनी बुद्धि और अपनी ताकत दोनों का इस्तेमाल, दोनों का बैलेंस करके हमें चलना है। केवल बहुत अच्छा टैलेंटेड होने से ही सारी चीजें नहीं हो जाती, कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए। और मैं बताता हूँ, आप कंफर्ट जोन में होते हो, और हाथी के साथ भी यही होता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको मजबूत जंजीरों से बांधा जाता है, उसके पैरों को बांध दिया जाता है, और जब वो बच्चा होता है तो वो बहुत जोर से ताकत लगाता है उस जंजीर को तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता, उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। धीरे 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 जब वो बड़ा होता है तो उसकी जो जंजीर होती है, आपने देखा होगा, बहुत हल्की सी होती है, या एक हल्की सी रस्सी से भी बांध दिया जाता है तो वहीं खड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं है। क्यों? उसके दिमाग में वो माइंडसेट बन चुका है कि वो काम ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, अपनी जो तैयारी कर रहा था उसको तोड़ने की, तो वो तोड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मजबूत रस्सी थी, और उसके दिमाग में वही सेट हो चुका है कि ये जो रस्सी बंधी है मेरे पैरों में वो मजबूत है, मैं तोड़ूंगा तो टूटेगी नहीं। और यही दिमाग, यही माइंडसेट के साथ जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके साथ यही होता है, अरे कर लूंगा, अरे ये हो जाएगा। उससे नहीं होता, आपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तो ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। और शेर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है, इवन कि वो अपना शिकार खुद करता है। और लोमड़ी बहुत चालाक है, लेकिन फिर भी वो जंगल की राजा नहीं है, शेर जंगल का राजा है। तो समझ रहे हो आप, बैलेंस करके चलना है चीजों को, अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस करना है। बहुत सिंपल रूल मैं आपको बताता हूँ, 24 आवर्स है ना यार, 8 घंटे दिल लगा के पढ़ो, 8 घंटे दिल लगा के सो, और 8 घंटे में मौज मस्ती करो। सिंपल रूल, आप देखो 8 घंटे में सारी पढ़ाई आपको करनी है, और ये एक लाइफ का रूल बना लो यार। लाइफ बैलेंस भी रहेगी, लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे, और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ कर भी पाओगे। तो आप अपने कंफर्ट को तो छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप कंफर्ट नहीं छोड़ोगे, जब तक आपका सिलेक्शन किसी भी चीज में नहीं होगा। मैं कहता हूं लिखना है, कंफर्ट छोड़ना पड़ता है ना लिखने के लिए, कॉपी में नोट डाउन करने के लिए। तो कंफर्ट जब छोड़ते हो तो क्या होता है, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको रिवीजन के टाइम पे फायदा दिखेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आई परचेस 1 डजन पेंसिल। 1 डजन में कितनी चीजें होती हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सर 1 डजन में है ना, जो चीजें होती हैं वो होती हैं 12। कितनी होती हैं? 12 चीजें होती हैं, और 5 पैसे के रेट से पेंसिल खरीदी जा रही है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो बहुत आसान है कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना। 12 चीजें हुए और 5 पैसे के हिसाब से खरीदी जा रही है, यानी कि टोटल जो इसकी कॉस्टिंग आ रही है वो 60 पैसे आ रही है। ये इसका क्या है? ये है इसका कॉस्ट प्राइस। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो वो बोल रहे हैं कि फॉर हाउ मच शुड आई सेल पेंसिल्स टू मेक 20% प्रॉफिट। इसको 20% प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है। यानी कि जो चीज पहले 100% पे थी, यानी कि अगर वो जितने में खरीदा है उतने में ही अगर बेचता, यानी कि 100% में बेचता, और इसको कमाना है 20%, यानी कि अब इसको टोटल जो है 20% कमाना भी है, तो 120% हो जाएगा ये 120%। तो बोल रहे कि कितने में मैं बेचूंगा, तो 120% मुझे मिलेगा। तो हमें 60 का 120% निकालना है। सबसे पहली चीज 60 का 120% हमें निकालना है। तो 60 का 120% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 72 पैसे। कितने हो जाएंगे? 72 पैसे। तो जब आप देखोगे यहाँ पे कि 72 पैसे आ रहे हैं, ये आ रहा है कितने का आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 72 पैसा, ये कंप्लीटली आ रहा है 1 डजन का। कितना आ रहा है? ये 1 डजन का आ रहा है। हमें बताना है कि कितने में बेचना पड़ेगा। 5 पैसे की जो चीज है उसको कितने में बेचूंगा तो मुझे इस 20% का प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं इसमें एक की कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगी?
एक की कॉस्ट निकालो तो एक पेंसिल की कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 72 डिवाइडेड बाय 12, 6, क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 पैसे में अगर वो बेचेगा तो आप कह सकते हो कि उसे 20% का प्रॉफिट होगा। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। हमने ये जो निकाला था ना कॉस्ट, वो 12 पेंसिल्स का निकाला था। हमें एक पेंसिल की कॉस्ट चाहिए तो 6 पैसे आएगी उसकी। 5 पैसे का खरीद के 6 पैसे में बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ए इनकम इज 60% मोर देन बी, बाय व्हाट परसेंट बी इनकम इज लेस देन ए। बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने परसेंट इसकी इनकम कम है ये आपको बतानी है। ए की इनकम बी की इनकम से 60% ज्यादा है। बी की इनकम आप कुछ भी मान लो, नंबर्स में मान लो, मैं ये मान लेता हूं कि बी की इनकम यहां पे क्यों लैग कर रहा है, बी की जो इनकम है, बी की जो इनकम है, बी की जो इनकम है, बी की इनकम जो है वो मैं मान लेता हूं कि जो बी की इनकम है वो है 2000 रुपीज। बी की इनकम 2000 रुपीज है। अच्छा, ये चीज तो हमें क्लियर हो चुकी है कि बी की इनकम 2000 रुपीज है। अब बोल रहा है कि जो बी की इनकम है उससे जो ए की इनकम है ना वो 60% अधिक है। तो ए की जो इनकम 60% अधिक है, यानी कि इसका 160% हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए की इनकम, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 60% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर बी की इनकम 100% है तो ए की इनकम 60% ज्यादा है, यानी कि 160% टोटल पर देखा जाए तो ए की इनकम हमें निकालना है। तो अगर मैंने जो भी माना है इसका 160% फाइंड आउट कर लो। इसका 160% कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 160 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, हो जाएगा 32 फिर 2 जीरो। क्लियर है? यानी कि अगर बी की इनकम 2000 है तो ए की इनकम 3200 होगी, यानी कि 60% ज्यादा। तो हमसे पूछा गया है कि ए से बी की इनकम कितनी कम है। तो सबसे पहले अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा दोनों की इनकम का। दोनों की इनकम का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 3200 ए की इनकम है और बी की जो इनकम है वो कितनी है, वो है 2000। अब जो बी की इनकम है 2000, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये 1200 रुपए का डिफरेंस है इनके बीच का। लेकिन हमसे डिफरेंस नहीं पूछा, हमसे परसेंट पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट परसेंट इज बी इनकम लेस देन ए। बी की इनकम का जो डिफरेंस है वो 1200 रुपए है और 1200 रुपए का जो डिफरेंस है वो किस पे है, वो 1200 का जो डिफरेंस है ना, 1200 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है किस पे, 3200 पे, जो कि ए की इनकम है। इसका हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास बचा ये 1200 डिवाइडेड बाय 32। अगर हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 16। इसी तरीके से फिर से हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा हमारा 8। फिर से हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 200 और ये होगा हमारा 4। करेक्ट। फिर से हम कैंसिल आउट करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2। कुछ तो डिफरेंस आ रहा है इसमें। अब ये कहाँ डिफरेंस हो रहा है, 1600 और ये 400 और 8,
100, 200 और 4। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, हमने 2 से कैंसिल आउट किया तो 16 लिखा, और इसको हमने 16 लिखा, तो अगर हम इसको करेंगे तो 300 होगा ना यार, ये 400 नहीं होगा, ये यहाँ से गड़बड़ हमने कर दी है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करने पे हमें क्या मिला है, हमें मिला है 300, और ये हमें मिला है 8। क्लियर है? अब हम फिर से कैंसिल आउट कर देते, हो जाएगा 150 अपॉन 4। फिर से हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 75 अपॉन 2, 75 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 37.5, 37.5%, 37.5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका आंसर है वो होगा 37.5%। बहुत आसान है, 37.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ सबसे पहले तो उसको आपको समझना पड़ेगा, क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, इसको हम कर देते हैं डिस्कार्ड, और हम किस क्वेश्चन पे थे, 8th वाले क्वेश्चन पे थे, राइट। तो हम 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9th, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9th का ये स्लाइड से स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9th है। कॉपी में सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिखिए, ध्यान से देखिए। देखिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि वीडियो कितनी लंबी हो रही है, नो, आप कॉपी में लिखिए, चीजों को नोट डाउन करिए, और फिर देखिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम सॉल्व करते हैं। सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट इज अ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 एंड 10। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक क्वेश्चन हमने करा था ना कि पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो क्या होगा अगर उससे कहा जाए कि तू डायरेक्ट डिस्काउंट दे दे। डायरेक्ट अगर डिस्काउंट देने की बात कही जाए तो कैसा रहेगा। देखिए, जब भी सिंगल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट की बात होती है, तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि मान लीजिए कि वो चीज 100 रुपए की थी, ऐसा मान लेते हैं कि वो चीज 100 रुपए की थी, वो चीज कितने की थी, 100 रुपए की थी। इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करिए। मान लीजिए कोई चीज वो 100 रुपए की चीज थी, करेक्ट, और 100 पे सबसे पहले उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अगर वो 100 की थी और 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वो 80 रुपीज की हो गई। फिर से उसने 10 का डिस्काउंट दे दिया, फिर से उसने 10 का डिस्काउंट दे दिया। तो इस पे अगर वो 80 रुपीज पे अगर वो 10 का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो प्राइस हो गई वो कितनी हो जाएगी, उसकी प्राइस हो जाएगी 80 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, यानी कि 72। कितनी हो गई, 72। तो आप ये बताइए मुझे, ये जो 72 है, 72 इस 100 से डायरेक्टली कितने परसेंट के डिफरेंस पे है, 28 के। अब 100 का 20% यानी कि 28%, तो डायरेक्टली 28% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, और ये इसी के इक्विवेलेंट होगा। आप पहले 20% का डिस्काउंट दो, फिर वो डिस्काउंट के ऊपर 10% का डिस्काउंट दोगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 28% के बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 और फिर ये 10, 30%, नहीं, 28% के बराबर होगी। और ये मैंने प्रूफ करके बता दिया कि उसका कितना प्राइस है, 100 मान लो, सिंपल सी चीज है। अगर आप यहाँ पे 500 भी मानोगे ना तो भी आपका आंसर जाएगा। 500 का फिर 20% डिस्काउंट करना पड़ेगा आपको, और मैं यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट करोगे, फिर वो चीज 400 रुपए की हो जाएगी। 400 का फिर 10% माइनस करोगे, 40 रुपए फिर माइनस करोगे, और फिर अब देखोगे 500 से कि वो कितना डिफरेंस है, तो आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 नहीं था, ये इसका आंसर 28% था। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, और बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑन सेलिंग अ फैन फॉर 810 सुनील गेन्स 8%, हाउ मच डिड परचेस इट। मैं इन क्वेश्चंस को बहुत
लॉजिक से सॉल्व कर सकता हूं। मान लीजिए कि उसने 100% के रेट पे कोई चीज खरीदी, उसको 8% का गेन हुआ है। कितने का? 8% का गेन हुआ है। यानी कि जब उसने बेचा तो 108% पे बेचा, 8% के गेन पे। और 108% की जो वैल्यू है ना वो कितनी है? 810 है। कितनी है? 810 है। तो सबसे पहले तो हमें 1% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसने कितने में खरीदा था ये हमें पता करना है, यानी कि 100% में खरीदा था। तो 810 डिवाइडेड बाय 108। अब आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, 100% की, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 100% और 810 जो है अपॉन में 108 है, इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर हम देखें तो क्या ये नंबर हमारा जो 810 है वो 108 से डिवाइड हो रहा है क्या? 810 जो है वो 108 से डिवाइड होगा क्या? 108 से डिवाइड होगा क्या? हाँ, डिवाइड हो सकता है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 7.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 750 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सुनील को 8% का गेन हो रहा है, हमने यहाँ पे गेन कर दिया। उस गेन की वैल्यू 810 है, 1% की वैल्यू निकाली, ये आ गई। 100% की निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व किया, 750 आ गया। तो इस तरीके से हम अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1500 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1500 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है so that 10% is larger part exceed 8% of a smaller part by 60. The value of larger and smaller parts are. देखिए आपके पास जो पैसा है ना वो 1500 रुपए है। कितना है? 1500 है। आपके पास जो अमाउंट है वो 1500 रुपए का है। इस 1500 के अमाउंट को आप दो पार्ट्स में भैया बांटना चाह रहे हो। जब आप दो पार्ट्स में बांट रहे हो इस 1500 के अमाउंट को, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले एक तो टू पार्ट्स दैट इज 10% ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स 8% ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय 60। 1500 को दो भागों में विभाजित करें ताकि बड़े भाग का 10% छोटे भाग के 8% से 60 अधिक हो जाए। बड़े भाग का 10% छोटे भाग के 8% से 60 अधिक हो जाए। मतलब जो छोटा वाला पार्ट है उसका 8%, छोटे वाले पार्ट का 8% से 60 अधिक होना चाहिए। जो 60 दिया हुआ है वो रुपीज में दिया हुआ है। जो 60 दे रहा है वो आपको रुपीज में दे रहा है कि 60 जो है वो आपका रुपीज में होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं और इसका आंसर हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि 10% जो है 10% छोटे भाग का, ठीक है, 8% से 60 अधिक होना चाहिए। यानी कि जो 10% है 10% अगर हम निकालेंगे इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो 150 होगा। दो चीजें दी हुई हैं, एक तो 10% और एक 8%। दोनों चीजें हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 150। इसका अगर हम 8% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 120। क्लियर है? यानी कि एक 150 है और एक 120 है। अब ये बोल रहा है कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो छोटे वाला जो पार्ट है ना उससे 60 ज्यादा होना चाहिए। यानी कि उन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 60 के बराबर होना चाहिए। करेक्ट?
यानी कि जो 10 था, करेक्ट, कितना था, 10 था, और 10 होने के बाद में, और इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 30, वो कितना है, 30 है। टेन परसेंटेज का हमने निकाला तो कितना आया है, 1, 8% निकाला तो इसका 40 आया। एक सेकेंड, इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। एक पार्ट जो है, जैसे इसका 1200 का अगर हम 10% करते हैं, इसका अगर हम 10%, ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, इसका अगर हम 10% निकालें तो 120 होगा, और छोटे वाले पार्ट का अगर हम 8% निकालें तो 24 होगा, ये इससे ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पे, चलिए ऑप्शन नंबर डी का अब करके देखते हैं। इसका करेंगे अगर 10% तो ये 100 हो जाएगा, इसका अगर हम 8% करते हैं तो ये हो जाएगा 40 से 60 ज्यादा होना चाहिए, जो बड़ा वाला नंबर है, ये देखिए 40 से 60 ज्यादा है, यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमें अपनी अप्रोच को जिस तरीके से सॉल्व हो रही है उस तरीके से हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसका निकाल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका अगर हम 8% निकालते हैं तो ये 85 होगा, और इसका अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 85 होगा, और इसका अगर हम 8% निकालते हैं तो 60, ये जो है हमारा 650 का अगर हम 8% निकालते हैं, 650 मल्टीप्लाइड बाय 8, 650 मल्टीप्लाइड बाय 8 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 52 हो जाएगा, जो कि ये कहीं से भी कहीं 60 ज्यादा नहीं है। इसका करते हैं तो ये 90 आएगा, और इसका करते हैं अगर हम तो 8 6 जा 48, इसमें अगर 60 प्लस करते हैं तो भी बराबर नहीं हो रहा, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में 2 पार्ट दिए हुए हैं, और यहां से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना कितना हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस अमाउंट को, इसमें से माइनस करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। अगर कॉस्ट प्राइस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 25% है, यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस का 25% है, तो सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूं कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को मैं 100 रुपीज मान लेता हूं, क्योंकि 100 रुपीज से परसेंट निकालना भी आसान होता है। 100 रुपीज मान लिए। अब ये बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है ना सेलिंग प्राइस का 25% है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25, क्योंकि 25% है इसका। किसी भी जो प्राइस है, किसी भी चीज का जो प्राइस है, मान लो कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस उसका 100 है, इसमें प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको इसमें 75 का। अच्छा, 75 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजें रुपीज में चल रही हैं, 75 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। 75 रुपीज का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। कॉस्ट प्राइस तो 25 है, और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से। अगर हम देखें तो ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा,
और 3 का अगर हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300% होगा। कितना होगा? 300%। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोचने का तरीका चेंज करना होगा आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपीज एंड डिविडेंड इज 16, देन व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम 600 शेयर्स। देखिए, सबसे पहली बात कि जो फेस वैल्यू है हर एक शेयर की, देन व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम द 600 शेयर्स। 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, डिविडेंड उसको मिल रहा है 16%। उसको जो डिविडेंड मिल रहा है वो 16। पहले तो कॉपी में सारी चीजों को नोट डाउन करिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैं इधर खड़े हो जाता हूँ, थोड़ी देर मैं पानी पी लेता हूँ जब तक आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए। ओके, और क्वेश्चंस को लिख करके फिर बताइए कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करने की भी कोशिश करना है आपको, ऐसा नहीं कि बैठे रहना है कि सर हमसे तो बन ही नहीं रहा है। क्वेश्चन ट्राई तो करो यार, क्वेश्चन ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। करेक्ट? अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि यार क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले तो आपको 16% पे ध्यान देना है और जो फेस वैल्यू है ना 10, उस पे ध्यान देना है। देखिए, ये जो 10 है, 10 पे 16% है। यस, यही वाला क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड पर शेयर अगर हम फाइंड आउट करें, डिविडेंड अगर हम पर शेयर फाइंड आउट करें तो आप देख सकते हो डिविडेंड है यार, डिविडेंड लिख रहा हूं, 16% है। कितना है? 16%। कितने का? 10 का। 10 का क्या है? 16% है, तो 16 अपॉन 100। 16% यानी कि 16 अपॉन 100। 16 अपॉन 100, 16% का मतलब 16 अपॉन 100 किस पे? इस 10 पे। तो ये जीरो से तो हमारा जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 16 अपॉन 10 पर शेयर का। आप चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। हमारे पास आ चुका है पर शेयर के हिसाब से 8 अपॉन 5। अब 8 अपॉन 5 है 1600 शेयर पे, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 600, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 120, क्लियर है? 120 में 8 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 960 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। सबसे पहले हमने डिविडेंड पर शेयर देखा, जो कि इस 10 रुपए पे 16% का लाभ मिल रहा था। तो 10 रुपए पे 16% का लाभ यानी कि 8 अपॉन 5 पर शेयर पे, और टोटल 600 शेयर थे तो टोटल 600 शेयर का 8 अपॉन 5% यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। 8 अपॉन 5 फाइंड आउट कर लिया तो 960 रुपीज आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से जो उसकी इनकम होगी वो 960 रुपीज होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन सबसे पहले तो ध्यान से पढ़िए। ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल चल रही है, उस सेल के दौरान अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। उस ऑफर ने जो शॉपकीपर है, जो शॉप है, उसने 10% का ऑफर दिया। देन मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम, जितनी भी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था
उस पर 10% का ऑफर हो रहा है, मतलब ये डिस्काउंट दिया जा रहा है. What would be the customer have to pay for pair of jeans market at 145 rupees and two shirts marked at the 850 each. देखिए 850 रुपए मार्क किया गया है और तो उसको कितना पे करना होगा, क्या लिखा है कि what would a customer have to pay for pair of jeans market 1450 and two shirts marked at 850 ईच. सबसे पहले तो 850 का आपको फाइंड आउट करना है 10%. इसके अलावा ये जो आपका पेयर ऑफ जीन्स दिया हुआ है उस पे भी आपको क्या करना है, 10% का आपको फाइंड आउट करना है. तो फिर आपको पता लग जाएगा कि टोटल आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा. तो सबसे पहला हमारा काम है कि जीन्स पे हम देखें और फिर शर्ट का हम देखेंगे. तो जीन्स उसकी 1450 रुपए की है, 1450 रुपीज की है. तो सबसे पहले हम जीन्स के बारे में बात करने वाले हैं. देखिए ध्यान से, उसकी जो जींस है ना, जींस की कीमत कितनी दी हुई है, 1450 रुपए दी हुई है. तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जींस के बारे में बात करेंगे. जींस जींस उसकी है 1450 रुपए की. 1450 रुपए पे उसको 10% का लाभ दिया जा रहा है. तो 1450 का 10% हम फाइंड आउट करेंगे और ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 145 रुपीज माइनस हो जाएगा. 145 रुपीज माइनस कर देंगे तो हमें जींस के लिए कितना पे करना होगा, तो जो उसका आपको कॉस्ट पे करना होगा तो वो आपको पे करना होगा 1450 माइनस 145. तो आपकी जो कॉस्टिंग आएगी इसकी तो वो आएगी 1350. उसकी जो कॉस्टिंग आएगी आपकी 1305, 1305 रुपए की पड़ेगी आपको जींस. ये तो क्लियर हो गया फंडा आपको. अब आपको देखना है कि आपकी जो शर्ट है वो कितने की पड़ रही है. तो सबसे पहले आप शर्ट पे हम चलते हैं, शर्ट पे चलते हैं. करेक्ट. तो शर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं. शर्ट है 850 रुपए की. ठीक है, 850 रुपए की शर्ट है. इस पे भी 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है. तो सबसे पहले तो 850 का आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है. 10% का हमने कर दिया डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100. 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 85 बचेगा यहाँ पे. तो आपको कितना पे करना है, 850 माइनस 85. 850 माइनस 85, 850 माइनस 85. जब हम 850 माइनस 85 करेंगे तो 765 पे करना होगा शर्ट के लिए. 765 रुपीज आपको शर्ट के लिए पे करना है, एक शर्ट के लिए. लेकिन आप पेयर में शर्ट अगर खरीदोगे तो इसका मल्टीप्लाई कर लो. पेयर में खरीदना है शर्ट आपको तो 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 765. 765 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा 1530. करेक्ट, 1530. अब टोटल उसको कितना पे करना पड़ रहा है ये आप देख लो. 1530 पे कर रहा है वो शर्ट के लिए और 1305 पे कर रहा है जींस के लिए. तो जींस के लिए उसने पे किए हैं 1305, जींस के लिए उसने पे किए हैं 1305 और शर्ट के लिए उसने पे किए हैं एक सेकेंड, जींस के लिए उसने पे किए हैं कितने 1305 रुपए और 1530 रुपए शर्ट के लिए टोटल पे करे हैं उसने. 1530 रुपए, इन दोनों का प्लस कर दो. 5 3 8 2 2835. ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है.
if the cost price of 10 greeting cards is equal to the selling price of 8 greeting cards, then the gain or loss. हमें गेन और लॉस के बारे में बताना है। ग्रीटिंग कार्ड्स का क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कि कितने परसेंट का गेन हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ। 10 ग्रीटिंग कार्ड की लागत मूल्य 8 ग्रीटिंग कार्ड के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि 8 जो ग्रीटिंग कार्ड है, 8 जो ग्रीटिंग कार्ड है, मैं ये मान लेता हूं कि एक ग्रीटिंग कार्ड को 100 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 100 रुपए में बेचा जा रहा है। तो टोटल जो 8 ग्रीटिंग कार्ड का जो सेलिंग प्राइस है वो 800 रुपये हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 ग्रीटिंग कार्ड की जो लागत है वो 10 ग्रीटिंग कार्ड की जो लागत है वो 8 ग्रीटिंग कार्ड के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है 10 ग्रीटिंग कार्ड की, 10 ग्रीटिंग कार्ड्स, 10 कार्ड्स की जो कॉस्ट प्राइस है, 10 कार्ड का जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपीज है। तो अगर 8 कार्ड का अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। 10 कार्ड की कीमत 800 रुपए है, तो एक कार्ड की कीमत कितनी होगी? 8 रुपए होगी। तो एक कार्ड की कीमत हम यहां से निकाल लेते हैं। एक कार्ड की कीमत हो जाएगी 800 डिवाइडेड बाय 10। तो ये जीरो से हमारा जीरो कैंसिल आउट हो गया। सॉरी, एक कार्ड की कीमत 80 रुपए होगी। एक कार्ड की कीमत, तो हमें 8 कार्ड की कीमत फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो हमें, ठीक है, एक कार्ड की कीमत है 80 रुपीज, लेकिन अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो हमारे पास में 8 जो कार्ड हैं वो उस, तो हमें प्रॉफिट है या लॉस है हमें ये देखना है सबसे पहले। तो 8%, सॉरी 80 रुपीज है, और हमने माना था एक कार्ड की कीमत 100 रुपये हमने माना था, करेक्ट। और 80 रुपये उसकी कॉस्टिंग आ रही है और 100 रुपये में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 80 का और यहाँ पे हमने माना था 100, डिफरेंस 20 का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा गेन 25, गेन ऑफ 25%। 20% आ रहा है मेरा, तो एक सेकेंड इसका और सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ये तो एक कार्ड की कीमत हमने निकाली है अभी। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ था द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स। तो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का जो सेलिंग प्राइस, एक ग्रीटिंग कार्ड्स का सेलिंग प्राइस मैंने 100 मान लिया, तो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 800 आ गया। अच्छा, मुझे ये देखना है कि जो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें सबसे पहले दिखानी है। 8 ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट प्राइस, और एक ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 80 रुपीज है। एक ग्रीटिंग कार्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 80 रुपीज है। तो 8 ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 8 ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी यहाँ पे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 80। एक ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट प्राइस 80 आ रही है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस जाएगी 640, करेक्ट। अब जो ये तो हमारा 8 ग्रीटिंग कार्ड का हो गया, करेक्ट। अब ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब हम सेलिंग प्राइस देखेंगे। तो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 800 रुपीज है। कितना है?
800 रुपीज है। अभी हम इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस कितना आया है। इसका डिफरेंस आया है, अगर हम देखेंगे माइनस करेंगे इसके डिफरेंस को, तो ये आ जाएगा 240। कितना आया? 240। 240 का डिफरेंस तो आया है, लेकिन ये 240 का डिफरेंस किस पे आया है? इस कॉस्ट प्राइस पे आया है, 640 के कॉस्ट प्राइस पे आया है। तो सबसे पहले तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर बहुत आसानी से जाएगा। जीरो से तो हमने जीरो कर दिया कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखेंगे कितना परसेंट हो रहा है इसका। देखिए सबसे पहले इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन 64, 2400 अपॉन 64, 2400 अपॉन 64। इसको सॉल्व करिए तो ये 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 34 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। ओके 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का। दस ग्रीटिंग कार्ड्स का लागत मूल्य 8 ग्रीटिंग कार्ड्स के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी कि जो हमारे पास में क्वेश्चन है वहां पे मिस्टेक कहाँ पे हुई है। मिस्टेक्स आपको साफ नजर आ रही होगी, और मिस्टेक्स मैंने तो देख ली है, क्या आपने देखी है नहीं देखी है। यहाँ पे हुई है मिस्टेक, बाकी प्रोसीजर पूरा सही है। इसका जो डिफरेंस है ना वो 240 नहीं होगा, 160 होगा। देख रहे हो, यही होती है छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स। इसका जो डिफरेंस है वो 160 होगा। क्या होगा? 160। क्लियर है? तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट? तो यहां पे इसको भी रफ कर लो। ये 160 है, और यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16 से 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 25% आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सबसे पहले तो हमने ये देखा इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का वो इक्वल है 8 सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हमने 100 मान लिया, तो 800 हो गई किसकी प्राइस? कॉस्ट प्राइस 10 कार्ड की कॉस्ट प्राइस हो गई 800। अब एक कार्ड की निकाल ली है, 80 रुपीज आ गया। हमने 8 जो ग्रीटिंग कार्ड है वो बेचे हैं, तो 8 की कॉस्ट प्राइस हमें निकालेंगे तो 640 होगा, और 800 का जो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 800 होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 160 का है। 160 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमने नीचे रख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, 25% इसका आंसर आया है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16th, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16th। द वैल्यू ऑफ कार डिप्रिसिएटेड 10% पर एनम। जयंत बॉट अ कार 8 लाख, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 3 years? तो हर साल 10% घटाना है हमें इस क्वेश्चन में, हर साल 10% माइनस करना। तो फर्स्ट ईयर, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। ऑप्शंस में भी दे दूंगा आपको। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में अगर 10% इसमें से कम हो जाएंगे 8 लाख में से, ये 8 लाख है, 8 लाख में से 10% कम हो जाएंगे, यानी कि कितना कम हो जाएगा? 8000 कम हो जाएगा, 8000 कम हो जाएगा। करेक्ट? यानी कि जो फर्स्ट ईयर में जो प्राइस हमारे पास में बचा हुआ है वो कितना बचेगा? 8 लाख में से 8000 माइनस कर दो, इसको माइनस करके बताइए आप कितना होगा? 7,92,000।
करेक्ट। अब ये फर्स्ट ईयर में इतना बचा अमाउंट, एक साल बाद, दो सेकेंड ईयर का हम निकाल लेते हैं। 7,92,000, 7,92,000 का 10% अपॉन 100, ये जीरो से जीरो हम आपके कैंसिल आउट हो गया, 7,920 रुपीज। अब हम माइनस करेंगे किस में से, 7,92,000 में से माइनस करेंगे कितना, 7,920, 7,920 माइनस कर दो, कितना आएगा आंसर इसका, 792, 792 दिया हुआ है, 000 माइनस 7,920, ये होगा। अब इसका हमें 10% निकालना है, इसका हमें 10% निकालना है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले तो हमने निकाला है इसका 8 लाख, 8 लाख दिया हुआ, 8 लाख का हमने 10% सबसे पहले फाइंड आउट किया। 8 लाख नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने, 80,000 लिख दिया, एक एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और यही तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट में कराऊं, कर सकते हो आप चाहो तो। देखिए क्वेश्चन को पढ़ करके हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है, वो क्या, 10% का डिप्रिशिएट हो रहा है वो, यानी कि कोई भी चीज अगर 100% है उसमें से 10% माइनस करना है, यानी कि 90% की वैल्यू बची है उसकी। यानी कि सबसे पहले तो इसका डायरेक्टली 90% फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में क्या करना है आपको, इस 80,000, 8 लाख है, 1 2 3 4 5, 8 लाख, इसका 90% निकाल लो आप डायरेक्ट। सेवेंटी टू 40, 7,20,000। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, फिर से 10% का डिस्काउंट हुआ, तो इसका हमें 90% निकाल लो, 10% इसकी वैल्यू कम हो गई है तो। नाइन टू ज़ा 18, कैरी 1, और 64 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 1230, ये सेकेंड ईयर है। अब हमें इस पे भी 10% का डिस्काउंट कर लो, यानी कि बचा 90%, तो 90% फिर इसका निकाल लो। 10% निकाल के फिर माइनस करोगे तो भी यही आंसर आएगा, 30 है, इसका 90% डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो 9 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे 72, कैरी आ गया 7, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर होगा ये 8, 58, करेक्ट। 2 जीरो लगा दो,
इसका आंसर यही आएगा 5,83,200, 5,83,200। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो अपनी कॉपी के अंदर लिखिए, फिर मैं ऑप्शन भी आपको बता देता हूं। चलिए ऑप्शन भी ले लीजिए, ये 4 ऑप्शन है और इसको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल इज 425. The cost of 12 dozen orange is 744 and the cost of 4 kg mango is 480. What is the total cost of 8 kg apples, 8 dozen orange and 8 kg mangoes? ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास में 5 kg एप्पल दिया हुआ है, 5 kg एप्पल का कॉस्ट दिया हुआ है। जो चीजें दी हुई है सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी चीज अगर दी हो ना, अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हो तो आप क्वेश्चन में जंग जीत जाते हो। 5 kg एप्पल की कॉस्ट हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 425। 425। अब मैं यहां से 1 kg एप्पल का फाइंड आउट कर रहा हूं, 1 kg एप्पल का फाइंड आउट कर रहा हूं। 1 kg एप्पल का कितना हो जाएगा? 425 को आपको डिवाइड करना होगा 5 से, तो 8 5 40 और 5 5 45। यहां तक आपको समझ आ चुकी होंगी चीजें। अब नेक्स्ट 5 kg एप्पल और 12 डजन आपको ऑरेंज दिए हुए हैं, 12 डजन ऑरेंज, 12 डजन, 12 डजन ऑरेंज आपको दिए हुए हैं। कितने के हैं? वो हैं 744 के, 744 के 12 डजन दिए हुए हैं। यानी कि अगर हम 12 अगर हम देखें एक ऑरेंज की अगर हमें कीमत फाइंड आउट करना होगा तो 12 डजन में 12 चीजें होती हैं, 12 डजन में 12 चीजें होती हैं और 744 दिया हुआ है और 744 को अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें 1 डजन की कीमत पता चल जाएगी। अगर यहां से हम 1 डजन की फाइंड आउट कर लें तो चीजें आसान हो जाएगी हमारे लिए। 744 डिवाइडेड बाय 12, 744 डिवाइडेड बाय 12। अब 744 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 12 दूनी के 24, 62। 62 आ गया हमारे पास में। हमने 5 kg से 1 kg का फाइंड आउट किया, 12 डजन से 1 डजन का फाइंड आउट कर लिया। अब 4 kg मैंगो है, 4 kg आपके पास में अब क्या है? मैंगो है। 4 kg मैंगो का जो प्राइस है वो 480 है, 480 है। तो 1 kg का कितना होगा? 480 डिवाइडेड बाय 4, 120 हो गया। कितना हो गया ये? 120। अब हमसे जो पूछा है ना उस पे ध्यान दो। हमसे पूछा है सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 8 kg एप्पल। 85 में 8 का मल्टीप्लाई कर लो, ये 8 kg एप्पल का प्राइस आ जाएगा, प्लस 8 kg एप्पल, 8 डजन ऑरेंज, और 1 डजन ऑरेंज की जो कीमत है वो 62 है। हमें 8 डजन फाइंड आउट करना है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 62 और फिर 8 kg मैंगो, और 1 kg मैंगो का है 120, तो 8 kg का कितना हो जाएगा? 8 इंटू 120। बस यही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा है 85 में हम 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 85 में अगर आप 8 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 680 प्लस 8 2 जा 16, कैरी 1 और 49, 496 और ये 12/96, 96 960। इन सबको प्लस कर दो, 0 6 और 0 6। इसी तरीके से 8
और 9 17, 17 और 6 23, 2 आ गया कैरी, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 2 1 3 6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। पता है क्या होता है, इतनी लंबी जब क्लास होती है ना तो बच्चे बोर फील करने लगते हैं। बच्चों को लगता है यार सर कितना पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज मिस ना हो, सारी चीजें हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े, मेरा मानना यही है। और चीजों को नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ो। आपका पूरा का पूरा जो है वो आपका भी ध्यान लगा रहेगा कि नहीं चीजें कैसे काम करती हैं, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। पूरी की पूरी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन को लिखो सबसे पहले तो आप इसको, सॉल्यूशन भी इसको लिखना है, सॉल्यूशन भी लिखना है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं ड्रिंक वाटर, आई कैन ड्रिंक वाटर, यस डेफिनेटली। ये क्लास लेंदी होने वाली है, मुझे पता है। लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन भी देख लो, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पवन ने एक सेकेंड हैंड टीवी खरीदी है 4300 की, उसको रिपेयर कराने में 500 रुपये और खर्चा किया, यानी कि टोटल उसकी कॉस्टिंग कितनी आ गई है। सबसे पहले तो 4300 में उसने खरीदी है, 4300 में उसने खरीदी। रिपेयरिंग की कॉस्ट उसकी इसमें इंक्लूड हो गई है 500 रुपये, यानी कि सीधी सीधी सी बात है, उसको जो टीवी पड़ी है ना वो 4800 में पड़ी है रिपेयरिंग के साथ में। ओके अब वो बेच दे रहा है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी है टीवी की। अब वो बेच रहा है 5856 में, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो गई 5856। इसमें उसको हुआ है प्रॉफिट। अब आप बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ है। प्रॉफिट निकालने के लिए 5856 में से हमें माइनस करना होगा 4800 को, तो 5000 ये जो लिखा हुआ है माइनस करो जब तक आप लोग, क्या होगा माइनस करने के बाद में। देखिए 6 में से 0 जाएंगे तो 6, 5 में से 0 जाएंगे तो 5, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, और ये 1056 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा हमें निकालने कितना प्रॉफिट हुआ उसको, तो 1056 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। किस पे प्रॉफिट हुआ है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कॉस्ट प्राइस उसकी आ रही है 4800 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको कैंसिल आउट कर लो। 48 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, या 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, तो 2 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं इसको, 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 528 होगा ये, और इसको करते हैं तो 24, फिर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 528 को फिर से 2 से डिवाइड किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। तो हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 12। फिर से हम कर सकते हैं क्या, 2 से डिवाइड, बिल्कुल कर सकते हैं। 132 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12, 6 2 12, 22%। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये है।
किसी आइटम को, वस्तु को बेचा जा रहा है 1292 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 15%। सो मार्केट प्राइस उस आइटम का क्या था? हम मान लेते हैं कि जो बेचा जा रहा है वो 100% पे बेचा जा रहा है और उस पर अगर 15% का डिस्काउंट दिया है, मतलब कि 115 रहा होगा और उस पर 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 115 की जो वैल्यू है, 115 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है? 115 की जो वैल्यू है वो हो जा रही है 1292। करेक्ट। आइटम सोल्ड एट 1292 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट। ओके, तो इसका हमें 115% निकालना होगा, 115% निकालना होगा, 115% निकालना होगा। तो 192 पे बेचा जा रहा है। इफ आइटम सोल्ड इट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% का डिस्काउंट देने के बाद, तो ये हो गई 85% की वैल्यू, 85% की वैल्यू हो गई। ओके, क्वेश्चन को लिखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इसका जो अंकित मूल्य है वो क्या है। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस। इसका जो अंकित मूल्य है उसको हम बताते हैं कि क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं कि वो चीज पहले 100% की रही होगी, उसमें डिस्काउंट दिया 15% का। मान लेते हैं मार्केट प्राइस उसका 100% रहा होगा, डिस्काउंट दे दिया उसने 15% का, तो एक्चुअल जो हो गई वो 85% की हो गई भाई। और ये जो 85% की जो वैल्यू है ना, वो कितनी हो जा रही है? 1292। तो सबसे पहले हमें 1% की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 1% की वैल्यू हो जा रही है 1292। अगर हमें 100% की वैल्यू 1292 अपॉन 85, 1% की वैल्यू है, तो 100% की अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो 1292 अपॉन 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये देखें कि 25 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये 25 से तो होगा नहीं, फिर 5 से करते हैं तो 5 2 जा 5 1 जा 5 और 17 बार में कैंसिल आउट होगा ये, और 5 से करते हैं तो ये 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हमारे पास में ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 1 5 और ये 2 0 डिवाइडेड बाय 17। 17 से डिवाइड करोगे आप तो इसका आंसर हो जाएगा 1 5 2 0। सो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 1520 रुपीज, 1520 रुपीज। क्लियर है? तो ये इसका आंसर। और ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में एक है 140, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये सॉल्यूशंस मैंने बता दिया आपको। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, और ये ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन डाल लीजिए, आंसर यही आएगा। और ये है क्वेश्चन हमारा, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6 kg ऑफ मेटल ए एंड 24 kg ऑफ मेटल बी मेल्ट टुगेदर। क्लियर है? एंड एक एलॉय बना जा रहा है, तो परसेंटेज उस एलॉय के अंदर कितना है? ए मींस धातु ए का प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। 6 kg और 24 kg दोनों को प्लस किया जा रहा है।
6 kg को भी प्लस किया जा रहा है और 24 का, यानी कि टोटल जो एलॉय बन रहा है वो 30 kg का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 kg का हमें बन रहा है। बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, एक तो हमारा 24 kg है और एक है आपका 6 kg। 24 और 6 ये हो जाएगा टोटल 30 kg। टोटल आपका जो एलओए हो गया वो 30 kg का हो गया, जिसमें ए का कंट्रीब्यूशन 6 है। इसका ही परसेंट पूछा है हमें, तो 0 से 1 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल है। 30 kg आपका टोटल था, ए का पूछा था तो 6 इंटू 100, इसको सॉल्व किया हमने। तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ था। 3 2 जा 6, 2 इंटू 10 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का वो खत्म होता है। जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं वो वर्कशीट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि उनको आइडिया लगेगा कि आगे आने वाले एग्जाम्स में किस तरीके का पैटर्न हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो बच्चे ट्रैक सीट भरते हैं उनके लिए ये ट्रैक सीट दी गई है ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो आपकी ट्रैक सीट के अकॉर्डिंग हमने रेशनल नंबर कंप्लीट कर लिया है, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल, और ये हम कंप्लीट करते हुए 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा 14th डे था, आपको भी पता है, तो ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के एक्सरसाइज में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। और आपको पता हो अच्छी तरीके से, तो लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को भी करा था। फिर से हम रिवाइज कर लेंगे जब हम 8 चैप्टर को के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 8 चैप्टर के कॉन्सेप्ट। मैं मानता हूं वीडियो लंबी हो गई है, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया ना, अपने पेट को थपथपाइए। यस, यू कैन डू इट गाइज। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जिनको पता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम्स में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जो ऑलरेडी बेनिफिट का लाभ ले रहे हैं बच्चे, वो बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सभी को पता है कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और इसके अंदर हम सिलेबस का एनालिसिस हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, डाउट क्लियर हो गया, टास्क प्लान हो गया, डेली वाइज ट्रैकिंग हो गया और वीकली पोजीशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। और अभी हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, नया बैच शुरू होने वाला है, जिसमें हम ऑल इन वन बैच शुरू कर रहे हैं। मतलब कि आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वो मैथ्स का पूरा एक सिलेबस डिजाइन करेंगे, सैनिक स्कूल को भी, नवोदय को भी ध्यान रखते हुए, सीएचएस को, मिलिट्री स्कूल को भी ध्यान में रखते हुए, और पूरे सिलेबस का कंबाइन करके अपना एक अलग सिलेबस होगा। और उस सिलेबस में कितने टाइप के क्वेश्चन है, वो टाइप वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन किस एग्जाम्स में पूछा गया। उस तरीके से हम प्रिपरेशन शुरू करने वाले एक नया बैच में। तो तैयार रहिएगा, जुड़िए हमारे साथ में और हमें हेल्प और सपोर्ट इस तरीके से करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. God bless you. Thank you so much. Thank you so much.